बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है इम्पीरियलिज़म। प्रीवियस वीडियोस में हमने थीसिस को डिस्कस किया। आई होप आपके लिए प्रीवियस वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। मैंने कोशिश किया कि मैं कम से कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, ताकि आप लोगों को कहीं और सर्च ना करना पड़े और कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि आपको कैसी लगती है वीडियो। उसके अलावा हम बात करते हैं इम्पीरियलिज़म के बारे में। आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हम इम्पीरियलिज़म की बात करेंगे, इसकी ओरिजिन, डेफिनेशन की बात करेंगे, 3 की इम्पीरियल पीरियड्स को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा टाइप्स ऑफ इम्पीरियलिज़म की एंड अफेक्ट्स ऑफ इम्पीरियलिज़म। आई होप आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट टोटली कंप्लीट हो सके। अभी हम बगैर मज़ीद टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ इम्पीरियलिज्म। द वर्ड इम्पीरियलिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इम्पीरियम विच मीन्स पावर, कमांड, अथॉरिटी, रूल। इम्पीरियलिज़म जो वर्ड है ये निकला है लैटिन वर्ड यानी कि लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ इम्पीरियम से, जिसका मतलब है पावर, कमांड, अथॉरिटी या फिर रूल करना। यानी कि अथॉरिटी को यूज़ कहा जा रहा है। यानी कि अगर आप इम्पीरियम से एम्पायर भी इसका मतलब ले सकते हैं, यानी कि रूल करना, ठीक है, पावर को इस्तेमाल करके अथॉरिटी लाना और कमांड करना। इन लैटिन imperium was used to describe the power and authority of the Roman Empire। यहाँ पे अब ये वर्ड इम्पीरियम है, यानी कि लैटिन वर्ड जो इम्पीरियम है, ये बात होती है कि इसका क्या मतलब है और ये वर्ड क्यों यूज़ किया जाता था। जो लैटिन वर्ड इम्पीरियम है ये रोमन एम्पायर की अथॉरिटी को और उनकी पावर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन जो वर्ड बेसिकली वर्ड इम्पीरियम है, लैटिन वर्ड इम्पीरियम, ये खुद एक वर्ब से ड्राइव हुआ है जो कि है इम्पेरर, विच मीन्स टू कमांड और टू रूल। ठीक है, आई होप आपको वर्ड इम्पीरियलिज़म अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये जो टर्म है इम्पीरियलिज़म, ये सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में अमर्ज हुई थी, जब यूरोपियन पावर्स जैसा कि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम जो थे, कॉलोनीज और टेरिटरीज़ के लिए इन्हीं की पावर को, पॉलिसीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती थी, जिसका मकसद पूरी दुनिया में अपनी एम्पायर्स बनाना था, अपना इन्फ्लुएंस डालना था हर तरह से, मतलब कि कल्चर पर, लैंग्वेज पर, पॉलिटिक्स पर, इकोनॉमी पर, यानी कि हर तरह से स्प्रेड होना चाहते थे, हर तरह से कंट्रीज़ को कंट्रोल करना चाहते थे, अपनी वहाँ पे हुकूमत बनाना चाहते थे, असासे बनाना चाहते थे उन कंट्रीज़ में, वहाँ की लैंग्वेज को, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो लैंग्वेज, ज़ुबान, पॉलिटिक्स, हर तरह से जो है वो अपना इन्फ्लुएंस डालना चाहते थे। ठीक है, तो इस टर्म को बेसिकली उन्हीं की पॉलिसीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप आपको इम्पीरियलिज़म की समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इम्पीरियलिज़म की 3 डेफिनेशंस हैं। आप तीनों भी कर सकते हैं, आप इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन है, दिस इज़ अ सिचुएशन इन विच वन कंट्री हैज़ पावर और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, स्पेशली इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। इट्स मीन कि ये किस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें एक कंट्री अपनी पावर या अपने इन्फ्लुएंस जो है वो दूसरी कंट्रीज़ पे डालती है। ठीक है, स्पेशली वहाँ का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो निज़ाम है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन है, दिस इज़ द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ एन अटेम्प्ट बाय वन कंट्री टू कंट्रोल एन अदर कंट्री, स्पेशली बाय पॉलिटिकल इकोनॉमिक मेथड्स। यानी कि सेम आ जाता है कि कोई भी कंट्री, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ एन अटैम्प्ट, यानी कि ये कोशिश है इम्पीरियलिज़म की किसी दूसरे मुल्क के ऊपर अपना कब्ज़ा करना, वहाँ की जो असासे हैं, वहाँ की जो सोर्सेज हैं, ठीक है, वहाँ की जो लैंड है, वहाँ की लैंग्वेज, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर अपना कब्ज़ा जमाना। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ पॉलिसी इन विच वन कंट्री एक्सटेंड्स पावर एंड अथॉरिटी ओवर अदर कंट्रीज़। तीनों डेफिनेशंस में आप देख सकते हैं एक ही बात है, क्योंकि इम्पीरियलिज़म का वर्ड जो है इसका मतलब ही है अथॉरिटी, कमांड, रूल करना। ठीक है, पावर दिखाना। तो इट्स मीन कोई एक कंट्री जो कि अपनी पावर के ज़रिए, अपनी पावर को लेके किसी दूसरी कंट्री के ऊपर हुकूमत करती है। ठीक है, वन कंट्री रूल और इन्फ्लुएंस ओवर अदर कंट्री। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि ये जो
इम्पीरियलिज्म है, ये हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है, ठीक है। उसके अलावा किसी भी दूसरे मुल्क पर हुकूमत करना, कब्ज़ा करना, कोलोनाइजेशन के थ्रू पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेंस बेस्ड पर जो है वहाँ के लोगों के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनके तालीमी निज़ाम के ऊपर कब्ज़ा करना ही इम्पीरियलिज्म है। यहाँ पे कलोनियलिज्म को समझना ज़रूरी है। पहले कलोनियलिज्म इज़ डिफाइंड एज टू द प्रोसेस वेयर इन वन कंट्री टेक्स कंट्रोल एंड रूल्स ओवर अनदर कंट्री और अनदर रेन। यानी कि कलोनियलिज्म क्या है, जहाँ पर एक कंट्री जो है किसी दूसरी कंट्री का कंट्रोल अपने हाथ में लेती है। दिस में इंक्लूड द अराइवल ऑफ सेटल फ्रॉम द रिकॉग्नाइजिंग कंट्री, यानी कि किसी भी दूसरे मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेना, वहाँ पर अपने लोग भेजना, अपने लोगों को कहना कि वहाँ पर जाकर रहें, वहाँ के कल्चर, वहाँ की जो लैंग्वेज है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालना, यानी कि टोटली वहाँ पर कब्जा कर लेना, इवन लोगों की सोच के ऊपर कब्जा कर लेना कलोनियलिज्म कहलाता है। अगर हम कलोनियलिज्म को आसान अल्फाज में समझें, प्रैक्टिस ऑफ डोमिनेंस इज कलोनियलिज्म एंड द आइडिया बिहाइंड द प्रैक्टिस इज इम्पीरियलिज्म। यानी कि इम्पीरियलिज्म में जो कुछ प्लान्स किए जाते हैं, जो कुछ सोचा जाता है, कौन सी कंट्री को कॉलोनाइज करना है, कौन से मुल्क के कौन से असासे लेने हैं, किस तरह से वहाँ पर अपनी ट्रेडिशंस को इंट्रोड्यूस करवाना है, वहाँ पर किस तरह से जो है वो वहाँ के लोगों में अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाना है, उनकी जो रसूमात हैं उनको वहाँ से हटाना है और वेस्टर्नाइजेशन लेके आनी है। इस तरह से ये जो प्लान हम करते हैं, जो हम मनसूबा बनाते हैं, ठीक है, उसको हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं, जबकि एक्चुअल में वो सब करना इज कॉल्ड कलोनियलिज्म। ठीक ही बोर्ड ऑफ नॉर्थ अमेरिका वाज कॉलोनाइज्ड बाय इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड ने नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज किया था। सेंट्रल अमेरिका वाज कॉलोनाइज्ड बाय स्पेन एंड द साइबेरिया वाज कॉलोनाइज्ड बाय रशिया। यानी कि हाँ, ये डिफरेंट कंट्रीज का बताया हुआ कि कौन से मुल्क ने कौन से मुल्क को कॉलोनाइज किया। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये तमाम एग्जांपल्स हमें कॉलोनियलिज्म की मिलती हैं। उसके अलावा कॉलोनियलिज्म को हम इजी अल्फाज में अगर समझें, टेकिंग कंट्रोल ऑफ अ जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंट एरिया, ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट एरियाज़ के ऊपर कंट्रोल कर लेना, लैंड कंट्रोल जिसको कहते हैं, टू स्प्रेड देयर रिलीजन और कल्चर, अपने कल्चर को वहाँ पर अपनाना, वहाँ पर अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाना, अपने रिलीजन को यानी कि क्रिश्चियनिटी को वहाँ पर लेके जाना, वहाँ का जो रिलीजन है उसको ख़त्म करवाना, वहाँ के लोगों की जो प्रैक्टिस है उसको ख़त्म करवाना और अपनी चीज़ें वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना। टेकिंग कंट्रोल ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज गोल्ड और लंबर, यानी कि वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं स्पेशली उनके ऊपर नज़र रखना, उनको हथियाना, उनको वहाँ से ले के अपने कंट्री में आना या फिर वहाँ पर ही उसको जो है वो एज प्रॉपर्टी उसके ऊपर कब्जा कर लेना। इसी तरह से अगर हम कलोनियलिज्म की और एग्जांपल लें तो जैसा कि 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया पर कब्जा किया, अल्जीरिया को फ्रांस ने अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया, वहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कायम की। अल्जीरिया की रेजिस्टेंस के बावजूद फ्रांस ने अल्जीरिया के ऊपर तकरीबन 132 ईयर्स तक कंट्रोल किया। फिर 1962 में अल्जीरिया ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की। इसी तरह से हमें एक और एग्जांपल मिलती है, कनाडा को किस तरह से कॉलोनाइज किया गया। वहाँ पर फ्रेंच ट्रेडर्स ने खुद को सेटल किया, वहाँ पर अपनी कॉलोनीज बनाई, वहाँ पर कब्ज़ा शुरू किया। फ्रांस ने स्लोली अपनी जो पोजेशंस थी वो बरतानिया के हवाले की। ब्रिटिश रूल आ गया, ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ और फिर वहाँ पर ब्रिटिश हुक्मरान आ गए और स्लोली जो है कनाडा टोटली बरतानिया के अंडर हो गया। ठीक है, इस तरह से कीनिया को भी कॉलोनाइज किया गया और ये एग्जांपल्स हैं कॉलोनाइजेशन की। आई होप आपको समझ आए कि किस तरह से जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो लो कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो अपनी हुकूमत करती हैं, उनको अपनी जायदाद समझती हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, ताकि जो है वहाँ के जो असासे हैं और वहाँ की जो सल्तनत है, वहाँ की जो लैंड है, वहाँ का जो रॉ मटेरियल है उसको अपनी कंट्री तक लेके जा सकें, अपनी सल्तनत को बढ़ाएं, अपनी लैंड को बढ़ाएं, अपने जो एरियाज़ हैं उनको बढ़ाएं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 3 की इम्पीरियल पीरियड्स इन द मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा में जो 3 की पीरियड्स थे, फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है 15th सेंचुरी लेके मिड 18th सेंचुरी तक। ठीक है, इस दौर में यूरोपीय सल्तनतों का उभरना देखा गया। स्पेशली बरतानिया, फ्रांस, स्पेन ने अपने इलाकों को तजारत के जरिए वुसअत देते रहे। ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में अपनी कॉलोनियाँ बनाते रहे। सेकेंड पीरियड आता है बिटवीन मिड 19th सेंचुरी तक, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 तक ये पीरियड रहा। इस टाइम पीरियड में मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी एम्पायर्स को बनाना शुरू किया, जैसा कि अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर जो है वो अपनी एम्पायर्स बनाना स्टार्ट की।
उसके बाद आता है थर्ड एंड फाइनल पीरियड, ठीक है। इस पीरियड में क्या हुआ था, इसमें नए किस्म की कॉलोनियाँ बनाएगी, नए नए एम्पायर्स बनाएगी, जैसे कि माशी एम्पायर, सकाफती एम्पायर और सियासी एम्पायर बनाए गए। यानी कि मुख्तलिफ हर मुल्क पर हमला करके अपना स्फेयर्स, जो मुख्तलिफ ममालिक जो थे वो दूसरे मुल्कों के ऊपर इन्वेजन्स जो थे उनके थ्रू अपना कब्ज़ा ले रहे थे, वहाँ पर अपने स्फेयर्स को बढ़ा रहे थे और वहाँ के लोगों को टोटली कॉलोनाइज कर रहे थे। आई होप आपको इन 3 पीरियड्स की अच्छे से समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्पीरियलिज्म के बारे में। टाइप्स ऑफ इम्पीरियलिज्म में फर्स्ट टाइप है हमारे पास कल्चरल इम्पीरियलिज्म। कल्चरल इम्पीरियलिज्म यानी कि किसी एक कौम की सकाफत, वहाँ के इक़्तिदार, वहाँ की ज़ुबान पर कंट्रोल करना, स्पेशली मीडिया, एजुकेशनल निज़ाम और सकाफती जो तबादले हैं, यानी कि refers to when a large and powerful country, organizations etc. has great influence on another less powerful country। वहाँ का टोटली जो एक कल्चरल सिस्टम है उसको कंट्रोल कर लेना, वहाँ पर अपनी पावर दिखाना, ठीक है। वहाँ का जो निज़ाम तालीम है, वहाँ पर लोगों की सोच को कंट्रोल कर लेना, ठीक है। वहाँ पर अपनी रस्म व रिवाज को इंट्रोड्यूस करवाना, वहाँ के जो तौर तरीके हैं उनको ख़त्म करना और अपने तौर तरीके वहाँ पे आजमाना, अपने रिलीजन को इंट्रोड्यूस करवाना, यानी कि हर तरह से वहाँ पर अपना कंट्रोल लेके आना इज़ कॉल्ड कल्चरल इम्पीरियलिज्म। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इम्पीरियलिज्म। डायरेक्ट इम्पीरियलिज्म से आपको कुछ समझ आया होगा कि डायरेक्ट का यहाँ पे क्यों वर्ड यूज़ हुआ है। डायरेक्ट इम्पीरियलिज्म द एक्ट ऑफ सेंडिंग militant and governmental forces into a region to take over, weaken local power and develop colonies। डायरेक्ट किसी भी इलाके में फ़ौजी और हुकूमती क़ुव्वत भेजकर वहाँ पर कंट्रोल करना, वहाँ की लोकल पावर को कमज़ोर करना और वहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ बनाना ताकि वहाँ पर मुकम्मल राज किया जा सके। और आसान अल्फाज में अगर हम इसको समझें तो डायरेक्टली वहाँ जाकर धोस जमाना, कब्ज़ा कर लेना, इसको हम डायरेक्ट इम्पीरियलिज़म कहते हैं। अगर हम थर्ड टाइप ऑफ इम्पीरियलिज़म की बात करें, इनडायरेक्ट रूल, यानी कि वहाँ के जो हुक्मरान हों उनको ख़रीद लेना, ठीक है। मैनिपुलेटिंग लोकल पावर स्ट्रक्चर सो दैट द लोकल रूलर्स सर्व द डोमिनेटिंग कंट्रीज़, यानी कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनको ख़रीद लेना, वेस्टर्नाइजेशन को अपनाने पर जो है ज़ोर दिलवाना और उस मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनके ज़रिए वहाँ की असासें लेना, उस मुल्क पर कंट्रोल करना, लोकल लोगों के ज़रिए वहाँ का निज़ाम तालीम अपने मुताबिक कर लेना, ठीक है। वहाँ के जो नौजवान हैं, यूथ है, उनका रुझान वेस्टर्नाइजेशन की तरफ कर लेना, यानी कि लिबास, बोलचाल, लैंग्वेज, ठीक है, उनका जो ट्रेडिशंस हैं, उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो अपनी रसूमात हैं उनको ख़त्म करना, उनकी सोच को टोटली ख़रीद लेना और उनको प्रोडक्टिविटी से निकाल के उनका ध्यान जो है वो अपने मुल्क के असूलों पर चलाना। दैट मीन कि वो लोग जिनको कंट्रोल तो दूसरे मुल्क करते हैं लेकिन वो अपने मुल्क में रहे होते हैं, अपने इलाके में रह रहे होते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल जो है वो कोई दूसरा मुल्क पावरफुल कंट्री कर रहा होता है, ठीक है। वो बेसिकली अपने मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी तौर पे जो है वो डोमिनेंट कंट्रीज़ के ऊपर, डोमिनेंट नेशंस के ऊपर डिपेंड होता है। इकोनॉमिक इम्पीरियलिज़म। इकोनॉमिक इम्पीरियलिज़म यानी कि माशियात, मईशत की बात, तो किसी कंट्री को जो है जब उसकी इकोनॉमिक इम्पीरियलिज़म इज़ द कंट्रोल ऑफ वंस कंट्रीज इकोनॉमी बाय अनदर, यानी कि एक मुल्क की इकोनॉमी जो है उसको दूसरा मुल्क कंट्रोल कर रहा है। द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड बाय एन इंग्लिश रॉयल चार्टर इन ऑर्डर टू प्रॉफिट ऑफ द स्पाइस ट्रेड वाज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक इम्पीरियलिज़म इन एक्शन। यानी कि अगर हम इकोनॉमिक इम्पीरियलिज़म की एग्जाम्पल को देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। वो वहाँ पर आई तो किसी और मकसद के लिए थी, लेकिन फिर वहाँ के जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको कंट्रोल करने लग गई। नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्पीरियलिज़म है न्यू इम्पीरियलिज़म। न्यू इम्पीरियलिज़म को यहाँ पे समझना ज़रूरी है। 19th और 20th सेंचुरी यूरोपियन ममालिक की पावर के कंट्रोल को रेफ़र करती है। यूरोपियन कंट्रीज़ ने जैसा कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने कॉलोनीज़ को एक्वायर करना शुरू कर लिया, उन पर हर तरह से कंट्रोल शुरू कर लिया, इनकी इकोनॉमी पर, उनके पॉलिटिकल सिस्टम पर कंट्रोल शुरू कर लिया। ये इम्पीरियलिज़म का एक नया फेज़ था, ठीक है। इस टाइम पीरियड में नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए, नई इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए न्यू इम्पीरियलिज़म की दौर में जो है यूरोपियन ममालिक जैसा कि एशिया, अफ्रीका पर कब्ज़ा किया और कॉलोनीज़ बनाने में कॉलोनीज़ में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इम्पीरियलिज़म के, यानी कि इम्पीरियलिज़म की क्या इफेक्ट्स रहे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं बरतानिया ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, ठीक है। और ये कॉलोनाइजेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू स्टार्ट हुआ, जो वहाँ पर ट्रेडिंग के मकसद के लिए आई थी, लेकिन फिर वहाँ का सियासी निज़ाम जो है उसको कंट्रोल करने लग गए। मीन्स 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाया और 1858 तक ब्रिटिश ने डायरेक्टली वहाँ का कंट्रोल अज्यूम कर लिया और फिर बाद में वहाँ का एग्रीकल्चरल निज़ाम जो है उसके ऊपर भी काबू करना शुरू किया, फिर रॉ मटेरियल पे काबू करना स्टार्ट किया और फिर हैंडीक्राफ्ट यानी कि स्लोली पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया और उनको टोटली कॉलोनाइज्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है अनदर सिग्निफिकेंट अफेक्ट वाज कल्चरल डोमिनेशन, यानी कि कल्चर को डोमिनेट करना, यानी अपनी वैल्यूज़ को, अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाना किसी भी दूसरे मुल्क में, अपनी रवायात, अपने रसूम और उसके अलावा अपने ट्रेडिशंस को लेकर आना। यानी कि प्रीवियस सेंचुरीज़ में ज़्यादातर ऐसा ही हुआ कि किसी भी दूसरे मुल्क पर अपनी लैंग्वेज को, अपने रिलीजस को, अपने तमाम दूसरे जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको इम्पोज किया गया और इस तरह से उनकी अपनी जो पहचान थी, उनकी जो अपनी आइडेंटिटी थी, उनकी अपनी ऑटोनमी को ख़त्म कर दिया गया। यानी टोटली उनको कल्चर को जो है वो कल्चरल डोमिनेट किया गया, यानी कि उनकी जो कल्चरल ट्रेडिशंस थी उनको रिमूव करके अपना सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अलावा इंपीरियलिज्म आल्सो इन्वॉल्व ग्रेव एक्ट्स ऑफ political operation with the implementation of puppet government or the outright ruling of colonized territories। यानी कि अगर हम देखें पॉलिटिकली किस तरह से जो है इंपीरियलिज्म का ऑपरेशन था, इंपीरियलिज्म का सबसे बड़ा फैक्टर यही रहा कि पपेट गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंट किया। दूसरे ममालिक जो थे उनकी टेरिटरीज़ को रूल कर रहे थे, जैसा कि हम ब्रिटिश एम्पायर की ही मिसाल लेते हैं। इस तरह से लोगों को अपनी ही ज़ात, अपने ही राइट से हटाया गया, ठीक है। इस तरह से इंटरवेंशंस को कंडेम किया गया ताकि रिबेलियन ना हो। जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाई गई ताकि ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया जा सके। आई होप आपको इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। कोशिश की कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट इंपीरियलिज्म के हवाले से अच्छे से क्लियर करूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।